बहनों भाइयों, आज हम आपके लिए एक परिचर्चा लेकर आए हैं। परिचर्चा का विषय है आम बजट 2025-26 कृषि और किसान। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर गिरीश कुमार झा। आप विभाग अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान पूसा में। दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेमचंद। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, बजट की जब बात चलती है, हर साल बजट आता है तो उस समय बड़ी चर्चा होती है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। बजट जो है वास्तव में है क्या? बजट ऐसा चीज है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हमारी आमदनी है उसको हम कहाँ खर्च करें, सुनियोजित तरीके से खर्च करें, ताकि क्या होता है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। ऐसा है कि बिना किसी प्लानिंग के या बिना किसी नियोजन के हम उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जो करेंगे वो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ होगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ नहीं होगा। तो इसलिए हमें साल के प्रारंभ में देखते हैं कि कितनी आय है, इसको हम कहाँ खर्च करेंगे ताकि हमारा आगे विकास हो। कुल मिला के जितना पैसा है उसको सही ढंग से, जिसका ज्यादा लाभ ले सके, उसको नियोजित करना बिल्कुल बजट है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। उन्होंने इसमें कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि को खास तरजीह दी है। वित्त मंत्री ने कृषि को भारत की विकास यात्रा का प्रथम इंजन करार देते हुए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बजट जो पेश किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? कैसा बजट है ये? देखिए, गवर्नमेंट काफी सालों से उनका जो उद्देश्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल हो, उसके ऊपर मुझे दिख रहा है पूरी तरह से। और विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए एक ये रोड मैप है। रोड मैप इस तरह से है कि हमें जैसे कृषि क्षेत्र में क्या चाहिए कि काश्तकार की आमदनी बढ़े जी। और साथ ही जो न्यूट्रिशन है, आमजनों के लिए न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशियस फूड मिले, जो प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहे और हमारा जो गवर्नेंस को इम्प्रूव हो, ताकि लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बात कहते हैं, हर जगह चक्कर ना काटना पड़े, आसानी से वो अपना काम कर सके। इस तरह के काम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इसमें प्रोविजन रखा गया है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, अगर मैं इस बजट को देखता हूं तो मैं ये कहता हूं ये भारत देश का बजट है। आप जैसा जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और आज के डेट में भी जो करीब करीब आधी आबादी की जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार होता है, वो कृषि क्षेत्र से एक ना दूसरे तरह से जुड़ा हुआ है। और इस चीज का इस बजट में काफी जिक्र है, क्योंकि देखिए कि अपने अर्थव्यवस्था का जो पहला इंजन होगा जो विकास का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को माना गया। तो इस चीज को रियलाइज किया गया है, और साथ ही इसमें यह भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो इस देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। तो किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना ही बहुत बड़ी चीज है। और मैं किसान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सरकार ने उनकी अहमियत को जानते हुए भी इस बात को पूरी तरह से, जिसको कहता है, ऑन रिकॉर्ड लाया गया है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था, इसके सर्वांगीण विकास के लिए कृषि क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है, और उस इंपॉर्टेंस को बहुत बखूबी से, जो आप तरह तरह के, जो हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत सारी मिशन, करीब 9-10 मिशन तो मैं काउंट कर रहा हूँ, जो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, और बाकी दूसरे सेक्टर्स के भी जो इससे रिलेटेड है वो भी इसमें अंकित है। तो हम यही कह सकते हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नारा को बहुत हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया इस बजट में। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब दोनों ने बताया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, हाँ, तो ये क्या है और किसानों को किस तरह से लाभ होने वाला है इससे? देखिए, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने 112 डिस्ट्रिक्ट लिए थे और हर एक डायरेक्शंस में अपलिफ्टमेंट करके। उसी तरह पे अब सरकार ये चाहती है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कम से कम जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस 100 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे की प्रोडक्टिविटी लो हो, जहाँ की मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी हो, और बिलो एवरेज जो है क्रेडिट, क्योंकि देखिए, जब भी जो भी आजकल जो हमारा कृषि है, जो हमारा आधुनिक कृषि है, वो कमर्शियलाइज हो चुका है, उसमें पैसे की बहुत जरूरी है। तो वो सारी डिस्ट्रिक्ट जहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम हो और उसके रिलेटेड इंडिकेटर जो कहते हैं कि क्रेडिट हो, उनको वो टेक केयर करेगी, और उसको किस तरह से बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में चर्चा करेगी। तो
ये जो सर्वांगीण विकास का बात मैंने पहले कहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ऐसा जो डाइवर्ज ना हो कि ठीक है हम कृषि में अच्छा कर रहे हैं, ये हम लोगों को अब पता चल गया। कोविड के टाइम में भी ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ऑन एन एवरेज स्टेबल ग्रोथ दे रहा है, लेकिन जो कुछ पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भी साथ में लेके सो दैट कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात कर रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस चीजों को करने के लिए बहुत सारे और कदम लिए गए हैं, बहुत सारी कदमें लिए गए हैं। इसी से रिलेटेड जो रूरल प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट और स्कीम की बात करेंगे जब अभी बात करेंगे। और वैसे नॉट ओनली कि 100 डिस्ट्रिक्ट, बहुत ऐसे रीजन भी है। अभी आप बात करेंगे कि बहुत ऐसे रीजन थे, जैसे कि बिहार का रीजन या बिहार में भी जो है मिथिलांचल रीजन, उस सब पे जोर डाला गया है और हम उस पर भी बात करेंगे। मिथिलांचल की बात की डॉक्टर साहब, और मिथिलांचल का जिक्र जो है बजट में जब मैं देख रहा था तो उसमें भी था। तो मिथिलांचल के किसानों के लिए इस बजट में क्या खास है? देखिए, ऐसा है कि जो ईस्टर्न इंडिया है पूरा उसके लिए ही है। ईस्टर्न इंडिया के लिए इस तरह से है क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हाई पोटेंशियल और लो प्रोडक्टिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जहां उत्पादकता कम थी, लेकिन हमारा वहां पे बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा हम लेके आ सकते हैं। वहां पे सिंचाई के संसाधन है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन की चीज है। अब डाइवर्सिफिकेशन के बाद में अगर हम साथ में उसके मार्केट प्रोसेसिंग वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो एक अधूरा रहेगा। तो इसके लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो मखाना उस एरिया की क्रॉप है, तो इसलिए मखाना के प्रोसेसिंग के लिए एक मखाना बोर्ड बनाया है। मखाना प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है, उसके मार्केटिंग के लिए है। क्योंकि देखो ग्लोबल लेवल पे इसको लेके जाना है तो हमें एक अच्छे से प्रोसेसिंग और उसको की बात करनी पड़ेगी। उसके साथ ही एक फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट का भी ईस्टर्न इंडिया में स्थापना होगा, जो उस रीजन को ध्यान में रखेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होगी और इसके साथ ही मतलब जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबको साथ में लेके चलने वाली बात है। क्योंकि उस एरिया की जोत बहुत छोटी है, बाकी जब देश से कंपैरिजन करें तो उस एरिया की बहुत जोत छोटी है, तो किसानों की आमदनी बढ़े, जो फूड प्रोसेसिंग से बढ़े। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही है, रोजगार की बात कही है। रोजगार एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसमें जो संसाधन है हमारे उचित तरीके से यूज हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, उसके ऊपर भी इसमें फोकस है। जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा, हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। अभी भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 50-55% कृषि पे ही निर्भर कर रहे हैं। हमारे रोजगार की बात करें तो कृषि में अनुसंधान तो हो ही रहे हैं, आगे भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कृषि अनुसंधान के लिए इस बजट में क्या खास? देखिए, कृषि अनुसंधान में जो फोकस एरिया होना चाहिए, जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज और वो का बड़ा मतलब क्लाइमेट चेंज है बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है और वो फार्मर के बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। तो उस केस में हमें क्या है कि रेजिलियंस एग्रीकल्चर की जरूरत है। और रेजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए हमें जरूरी है कि हम रेजिलियंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करें, अच्छी वैरायटी लेके आए जी। और हमें एक चीज फोकस करें, मतलब ठीक है मल्टीपल डेवलपमेंट होना चाहिए, मल्टी साइड डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन आज की जरूरत के हिसाब से हमारा रिसर्च होना चाहिए। तो जो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर है उसके ऊपर फोकस है सरकार का और वहाँ पे रिसर्च अच्छे खासे से किया जाए। उसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग में भी हमारा रिसर्च बढ़े, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसमें रिसर्च बढ़े। साथ ही जैसे आपका जो पल्सेस का आत्मनिर्भरता वाला जो स्कीम है, उसमें एक खास आपने अगर नोटिस किया होगा और या देखा होगा तो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है पल्सेस में बढ़ाने के लिए सरकार उसके ऊपर भी ध्यान देगी कि हम उसके प्रोटीन कंटेंट को कैसे बढ़ाएं। तो हमें जो जैसे मैंने शुरू से बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें एक तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो बढ़ाना है और साथ ही हमारा क्लाइमेट रेजिलियंस से भी फाइट करना है हमें, और किसान की आमदनी भी बढ़ानी है। साथ ही जो कंज्यूमर है उसको भी अफोर्डेबल, मतलब सभी चीज़ें बैलेंस चले, उस हिसाब से ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ इसमें उसी लाइन पे है। अनुसंधान की बात हुई डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हमें जैसे अभी हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर असर पड़ रहा है हमारी खेती पे। इसमें जिक्र हुआ जीन बैंक का बजट में, तो जीन बैंक तो कृषि में भी जीन बैंक है हमारे, तो कृषि के जीन बैंक पे क्या प्रभाव रहेगा इस बजट का? आपने सही कहा। बेसिकली जो जीन बैंक होता है वहाँ पे सारे जो हर एक डिफरेंट क्रॉप्स के जो जर्म प्लाज्म होते हैं, चाहे वो वाइल्ड वैरायटी हो चाहे जो आज के डेट में वैरायटी बन चुके हैं जो वाइल्ड लाइन से, वो सारे वहाँ पे रखे जाते हैं। और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है
उसके एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये जीन बैंक एग्जिस्ट करता है और जिसकी कैपेसिटी करीब 10 लाख है। इसी तरह का एक जीन बैंक बनाने की बात की जा रही है जो कि एक सेफ्टी जीन बैंक के रूप में भी होगा। और इस जो जीन बैंक है इसका ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने क्लाइमेट के लिए कहा को जो ड्रॉट है या फ्लड है इससे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो हमारे वाइल्ड लाइन्स में पाए जाते हैं और वहाँ से इसीलिए भावी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए इस तरह की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और उसी को ध्यान करके ये निर्णय लिया गया है कि इस योजना का कि एक नई जीन बैंक स्थापित की जाएगी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पल्सेज का, जब मैंने शुरू में भी बोला था कि ये सर्वांगीण विकास की बात है। देखिए हमारा देश वेजिटेरियंस है, यहाँ पे प्रोटीन के लिए मोस्टली हम दलहन जैसे जगह चीज़ों पे करते हैं, इसीलिए दलहन में आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। दलहन मोस्टली हम ही उगाते हैं, तो अगर दलहन में हमारा कोई शॉर्टफॉल है तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने ये भी सुनिश्चित किया है कि नेफेड और एनसीसी हमारे किसान भाई जो भी दाल उगाएंगे उसका प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। तो ये जो आत्मनिर्भरता दलहन में है इसको इस एंगल से भी देखना है, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, हमने रिसेंट ईयर्स में दलहन में अच्छा ग्रोथ किया है, लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे तो वो मोस्टली जो ग्रोथ था वो एरिया ड्रिवन ग्रोथ था, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं था। एक और मिशन खुल गई है जो हाई यील्डिंग सीड्स पे। ये जो हाइब्रिड वैरायटी है किसी भी अच्छे फसल के लिए जो सीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो है वो बहुत कम है, इसको और अच्छा करना पड़ेगा। इसके लिए एक कंप्लीट मिशन ही जो है कि हाई यील्डिंग सीड्स पे दिया गया, सो दैट कि उसका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को जो अच्छी गुणवत्ता वाली सीड जो है किसानों को अवेलेबल हो। और गुणवत्ता वाली सीड अवेलेबल होगी तो नेचुरली जो है यील्ड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर्स की वेलफेयर बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बजट सर्वांगीण विकास के लिए है। जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, आते हैं बाजार में, बिक गए, नहीं बिके, खराब हो गए, तो प्रसंस्करण की हम बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं कि प्रसंस्करण करके रखो ताकि उनकी लाइफ लंबी हो जाए, ज्यादा देर तक हम इस्तेमाल कर सके। इससे किसान का भी फायदा है और जो इस्तेमाल करेगा यानी उपभोक्ता उसका भी फायदा है। तो इस बजट में उसकी भी चर्चा हुई है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे पहले ही बताया, देखिए इस चीज में क्या है कि कनेक्टेड चीज है, हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आनी पड़ेगी और इंटीग्रेटेड अप्रोच इस बजट में दिख रही है। और एक जगह पे जहाँ पे धन धान्य योजना की जो बात कही गई है वहाँ पे उसमें कन्वर्जेंस की बात की गई है। हर सेक्शन का, हर डिपार्टमेंट का, हर स्कीम का कन्वर्जेंस हो ताकि जो फार्मर हैं उनको अच्छे से फायदा हो, चाहे वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके ट्रेड से रिलेटेड हो। हम उस चीज को, जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, मतलब उसमें भी एक प्रोविजन है कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनको एयर कार्गो से भी लेके जाने की प्रोविजन है। साथ ही जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कि जब हम प्रोसेस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रोसेस करके अब आप या तो डोमेस्टिक मार्केट में यूज करोगे या इंटरनेशनल में लेके जाओगे। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जहाँ पेरिसेबिलिटी उनकी कम है, मतलब हाईली पेरिशेबल है, सॉरी जल्दी खराब हो जाते हैं, हमें प्रोसेस करके और उसको अच्छे दाम मिले, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उसकी क्वालिटी बढ़े, तो उसके लिए सारे प्रोविजन किए गए हैं। और साथ ही उसमें जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए या प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए रिसर्च की भी बात की गई। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे जो किसान हैं वो मछली उत्पादन और डेयरी का काम भी करते हैं, तो इसके लिए क्या खास है बजट में? देखिए पशुपालन और मत्स्य विकास का इस गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है। तो जैसे मत्स्य संपदा योजना है उसके ऊपर भी इनका एलोकेशन मतलब बड़ा है। साथ ही जो मतलब उसके का जो प्रोसेसिंग है और उसके साथ में जो ड्यूटीज है और टैक्सेस है, जो फ्रोजन फिश है उसके ऊपर टैक्सेस का को कम किया है, सो दैट जो प्रोसेस प्रोडक्ट है वो बाहर भेज सके, उसको को बढ़ा सके। और इसके साथ ही स्टॉक में जरूरत होती है क्रेडिट की, तो उसके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई है, जैसे जो 3 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया है। तो सब कॉमन सर्विस सेंटर की तर्ज पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस हैं, क्या उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर है तो किस तरह से? देखिए ऐसा है कि उसमें एक घोषणा की गई है कि जो 1.5 लाख हमारे रूरल पोस्ट ऑफिस है उनको एक लॉजिस्टिक हब के रूप में यूज किया जाए, और जो पोस्ट ऑफिस वो जो अनुसंधान और उसके बीच में कनेक्ट करें, ब्रिज का काम करें, उनकी भी कृषि के विकास में भागीदारी हो। जो हमारा पिछला बजट था और जो अब बजट आया है, किस तरह का अंतर आप देखते हैं?
इस सरकार की सतत प्रयास है कि कृषि क्षेत्र के प्रति डेवलपमेंट हो, जिस तरह से भी हो। ओवरऑल इकोनॉमी में कृषि की प्रधानता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें काफ़ी इजाफा किया गया है और ये जो क्लियर कट कहा गया है कि हम इस पे जोर देंगे और खास करके ये एक स्पेशल एम्फेसिस अंडमान निकोबार आइलैंड पे देंगे और यूरिया का एक प्लांट खोला जाएगा आसाम में। आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस लोकेशन में खोला जा रहा है, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वो लोकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जो रॉ मटेरियल चाहिए वहाँ एडजस्टिज है। जो आप रूरल प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, जहाँ पे ये कहा गया कि स्किलिंग करके शुरू में ही हमने शुरू किया कि गरीब, अन्नदाता, यूथ और नारी, ये सबके लिए एक परियोजना है और सारे इन एंड अराउंड एग्रीकल्चर है। बजट को हम यही कह सकते हैं कि एक दिवाली का उपहार है किसानों के लिए और उस क्षेत्र में काम करने के कारण हमें इस बजट से बहुत प्रसन्नता है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अन्नदाता, नारी और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इससे बहुत प्रसन्न होंगे, युवा भी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। डॉक्टर साहब, कुल मिला के आप दोनों से जो बातचीत हुई है उसमें यही आया कि समग्र विकास के लिए देश के ये बजट बहुत अच्छा होने वाला है, किसानों के खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। डॉक्टर गिरीश कुमार जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी, आप परिचर्चा में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी बजट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।